हेलो फ्रेंड्स, पराक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रपति। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन होता है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र प्रमुख है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं करती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों की संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, आइए देखते हैं। एक विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000 के बराबर होती है। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य बटे संसद के निर्वाचन सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होती है। और किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे कि अगर टोटल 100 मत हैं तो उनका कम से कम अगर 51 वोट अगर एक व्यक्ति को मिल गए तो हम उसे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित मान लेते हैं। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ क्या क्या हैं। राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ हैं: वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, वह संघ सरकार में, किसी भी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ में क्या क्या होता है, क्या क्या बातें कही गई होती हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ में: मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। आइए जानते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें क्या क्या हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं: वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी कि राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन आवंटित हो जाता है, उसके लिए उन्हें कोई भी किराया नहीं चुकाना पड़ता। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उनकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पद एवं अवधि के दौरान कम नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति को वेतन, पेंशन, आवास, चिकित्सा, यात्रा सुविधा, स्टाफ के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकार भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त होती हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती है, यहाँ तक कि वह व्यक्तिगत कृत्य से भी मुक्त होता है। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने के नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में उस पर निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक की होती है, यानी कि अगर एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो गया तो उसकी पद की अवधि 5 वर्ष तक है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। और हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है।
इसके अतिरिक्त उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाकर भी हम चाहें तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी राष्ट्रपति बना रह सकता है। यानी कि अगर उसका कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और अभी चुनाव नहीं हो सके हैं किसी रीजन से, तो अगला राष्ट्रपति निर्वाचित होने तक पुराना राष्ट्रपति ही अपने पद पर बना रहता है। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इन आरोपों पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। एक सदन में अगर ये महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया, अगर उसे 2/3 बहुमत मिल गया, तब वो दूसरे सदन में जाता है और उस सदन में आरोपों की जांच होती है और राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। यदि दूसरा सदन भी इन आरोपों को सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से अपने पद से हट जाना होता है। इस संदर्भ में 2 बातें विचारणीय होती हैं। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं भी लिया हो, वो भी महाभियोग में भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की कंडीशन में क्या क्या होता है। पद रिक्तता की अवस्था में क्या क्या होता है। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। या तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, या फिर उस राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो उपराष्ट्रपति को, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई हो। अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि निर्वाचन प्रक्रिया चली हो और बाद में पता चला हो कि वो जो भी अर्हताएँ हैं उन्हें पूरी नहीं करता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यदि पद रिक्त होने का कारण उसका कार्यकाल समाप्त होना है, जैसे कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होना है, तो उस पद को भरने हेतु कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। जैसे अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उसके 6 महीने पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। यदि चुनाव में किसी वजह से देरी हो रही है, तो वही राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। यदि उसका पद उसकी मृत्यु की वजह से या त्यागपत्र की वजह से या निष्कासन अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के अंदर कराना पड़ता है। ऐसे अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, तो 6 महीने के अंदर नया चुनाव करा के और नया राष्ट्रपति निर्वाचित करना होता है। ऐसे समय में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य क्या क्या हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य को हमने कुछ भागों में बांट रखा है, जैसे कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ एवं आपातकालीन शक्तियाँ। इनमें से जानते हैं पहले कार्यकारी शक्तियाँ क्या क्या हैं। कार्यकारी शक्तियों में है शासन संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को शासन करने का अधिकार प्राप्त है और राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी नियम जो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति तक जाते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा ही ये नियम बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, वित्त सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं।
आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति, जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध हैं, या फिर राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो संबंध हैं, उस अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति ये राष्ट्रपति ही करते हैं। केंद्र शासित राज्यों, जो भी केंद्र शासित राज्य हैं, उन पर पूरी तरह से राष्ट्रपति का ही शासन होता है। और राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जाति या जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास और अन्य भी कार्य होते हैं। केंद्र से किसी भी निर्णय की रिपोर्ट मांग सकता है। वो निर्णय जो कि किसी मंत्री ने लिया हो और उसके मंत्री परिषद ने उसका अनुमोदन न किया हो। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, आइए हम जानते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं। राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला भी सकता है और विघटित भी कर सकता है, यानी कि संसद जो है वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है। और संबोधन, राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रत्येक राज्यों के चुनाव के बाद राष्ट्रपति का संबोधन होता है। राज्यपाल नियुक्त करने के समय राष्ट्रपति का संबोधन होता है। संसद को संदेश भेजने का अधिकार होता है। संसद की अध्यक्षता को सौंपने का अधिकार होता है। संसद के सदस्य मनोनीत करने का अधिकार होता है। संसद के सदस्य में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया होता है। और लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत कर सकते हैं। विशेष विधेयक पारित करना है, विधेयक की स्वीकृति देनी है, ये सब राष्ट्रपति के शक्तियां हैं। अध्यादेश पारित करना, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट मांगना, बनाना, विनिमय का अधिकार, ये सब राष्ट्रपति के अंदर है। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति को धन विधेयक पारित करने की शक्ति प्राप्त है। केंद्रीय बजट की शक्ति प्राप्त है। अनुदान पर सिफारिश कर सकते हैं। वित्तीय आयोग गठित कर सकते हैं। आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्णतः राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। मुख्य न्यायालय जो भी न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना, ये भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। और क्षमादान करना भी राष्ट्रपति की शक्ति है। कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, आपातकालीन शक्तियाँ हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है आत्यंतिक वीटो। इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इस प्रकार यह विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। किसी भी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस विधेयक को पारित कर दे, या रिजेक्ट कर दे, मतलब वापस एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर उसको अपने पास सुरक्षित रख ले। तो अगर राष्ट्रपति से अपने पास सुरक्षित रखता है तो इस प्रकार यह विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। निलंबनकारी वीटो, राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौट आता है। यदि संसद उस विधेयक को पुनः संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। जैसे किसी भी विधेयक के लिए राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, या तो उस विधेयक को पारित करे, या फिर पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर अपने पास सुरक्षित रख ले। तो अगर वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज देता है और वापस संशोधन के साथ या संशोधन के बिना वापस वो विधेयक आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। पॉकेट वीटो, इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देता, ना स्वीकृति देता, न लौटाता है, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, जब कोई विधायक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार अर्चित करता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हो जाते हैं, जिसका कि
उल्लेख अनुच्छेद 201 में किया गया है। पहला विकल्प है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, या वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, या फिर वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। यदि राज्य विधायिका संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती भी है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन होती हैं। इस सत्य से प्रयोग की 4 सीमाएं हैं। पहली, वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी एक भी सदन का सत्र न चल रहा हो। दूसरा है, वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। तीसरा, सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्तियों के समविस्तीर्ण है। चौथा, सांसद 17 वर्ष की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पूर्ण बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देती है तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करती तो संसद की पुनः बैठक की चाहने के पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है कि संसद के दोनों सदन इसका निर्माण कर देते हैं। यह निर्धारित सप्ताह की अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है तो इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति क्या है। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, वह किसी भी अपराधी को चाहे तो क्षमा कर सकता है, उसका क्षमादान दे सकता है। जैसे संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो भी राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसे क्षमादान कर दे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरफ पेश नहीं आता। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 एवं 75 के प्रावधानों को संदर्भ में लिया जाता है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति की सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार अपने कार्य एवं कर्तव्य का उनकी सलाह पर निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह बंद संसदीय व्यवस्था की नींव है। तो इस तरह से आज हमने राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठी की। इस तरह से और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद।